समता कॉलोनी में 3 परिवार रहते हैं। एक परिवार है हीरा भाई पटेल, उनकी पत्नी कांताबेन और बेटे अमित का। दूसरा परिवार है जगदीश शर्मा, उनकी पत्नी मधु और बेटे श्रीकांत शर्मा का। तीसरा परिवार है देव प्रसाद, उनकी पत्नी गीता और बेटी स्नेहा का। तीनों ही परिवार साधारण मध्यम वर्गीय परिवार हैं। तीनों हीरा भाई पटेल, जगदीश शर्मा और देव प्रसाद अलग अलग प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। कम तनख्वाह होने के कारण तीनों परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। कुछ समय बाद जगदीश शर्मा को उसी कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जगदीश शर्मा को वहां ऊपर की कमाई करने का मौका मिल जाता है। उसकी तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई से अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होने लगता है। मुफ्त का पैसा, जिसमें उनकी कोई मेहनत नहीं थी, मिलने से जगदीश शर्मा और उसकी पत्नी को बड़ा घमंड आ जाता है। मधु को तो इतना घमंड आता है कि हीरा भाई पटेल और देव प्रसाद के परिवारों को तुच्छ समझने लगती है। वो उनसे बात करना अपने स्टेटस के खिलाफ समझने लगती है। वह अपने बेटे श्रीकांत को अमित और स्नेहा के साथ खेलने देना भी पसंद नहीं करती थी। वह श्रीकांत को तो उनसे खेलने और बात करने से रोकती ही थी। अगर कभी अमित और स्नेहा श्रीकांत से मिलने उसके घर चले जाते तो मधु उनको डांटकर भगा देती थी। कुछ समय बाद अमित और स्नेहा का एडमिशन एक साधारण से स्कूल में कराया जाता है। वहीं मधु अपने बेटे श्रीकांत का एडमिशन एक बहुत महंगे स्कूल में कराती है। एक दिन देव प्रसाद के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। वो जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी में बहुत घाटा हो जाता है। इसके चलते कंपनी बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा देती है। हटाए जाने वालों में देव प्रसाद का भी नाम होता है। देव प्रसाद कई जगह नौकरी तलाश करते हैं, परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। थोड़ा बहुत जो पैसा जमा किया था वो भी खत्म हो जाता है। घर में विकट परेशानियों के चलते वे स्नेहा की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण स्नेहा को स्कूल से हटा दिया जाता है। मधु का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था। वह जब भी स्नेहा को देखती तो उसे फटीचर की औलाद कहती थी। अगर गीता उसके सामने पड़ जाए तो घृणा से मुंह फेर लेती थी और मन ही मन बड़बड़ाती थी, आ गई मनुष्य भिखारन सामने, आज का दिन ही खराब जाएगा। स्नेहा जब अपनी माँ को बताती कि मधु आंटी मुझे फटीचर की औलाद कह रही थी और गीता भी मधु का अपने प्रति घृणा का व्यवहार देखती तो बहुत दुखी होती थी। एक दिन गीता और मधु का आमना सामना हो जाता है। मधु गीता को देखकर मुंह फेरकर जाने लगती है। गीता मधु से पूछती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मधु कहती है, तुम लोग मनुष्य हो, तुम्हारे जैसे लोग गरीब रहते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। तुम्हारे जैसे मनुष्य लोगों से संबंध रखकर मैं अपने घर में मनुष्यत नहीं फैलाना चाहती। मधु के तीखे वचन सुनकर गीता को अपना बहुत अपमान महसूस होता है। उसकी आत्मा अंदर से रो उठती है। उसके मुंह से एक आह निकलती है और सिर्फ इतना बोल पाती है, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। इस पर मधु घमंड से बोलती है, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ रही है। मेरे पास तो इतना है कि मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। मधु अपने बेटे श्रीकांत को बिल्कुल भी किसी के साथ खेलने नहीं देती थी। स्कूल से आने के बाद वह उसे घर में ही बंद रखती थी। अमित पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। सबको ऐसा लगता था कि वह दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई तो करता नहीं है। लेकिन वह जब भी पढ़ने बैठता बहुत ध्यान से मन लगाकर पढ़ता था। उसे सब कुछ एक बार में याद हो जाता था। देव प्रसाद को एक व्यापार के बारे में पता था। जब वह नौकरी कर रहे थे तब से ही उस पर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने उस व्यापार को करने का निश्चय किया। गीता ने अपने जेवर बेचकर उनको धन दिया।
देव प्रसाद की कड़ी मेहनत और उसकी अपनी रिसर्च के आधार पर उनका व्यापार तरक्की करने लगा। उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो गई। फिर उन्होंने स्नेहा की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ अमित और स्नेहा अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा में पास हो गए। अमित का IIT में सिलेक्शन हो गया और स्नेहा फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करने बॉम्बे चली गई। मधु ने अपने बेटे को घर में बंद रखकर उसका व्यक्तित्व एकदम दबा दिया। हर काम के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर रहने लगा। पढ़ाई से उसका मन उचट गया। वो 12वीं की कक्षा में फेल हो गया। बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी वो मुश्किल से आगे कुछ पढ़ पाया। आज अमित एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। स्नेहा एक मानी हुई फैशन डिज़ाइनर है। उसकी खुद की एक कंपनी है जो उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़ों को सेल करती है। मधु के बेटे के पास कोई अच्छा जॉब नहीं है। वो अपने बाप के कमाए हुए पैसे पर ही निर्भर है। वह शराब का भी आदी हो गया है। मधु के घमंड का नतीजा उसके बेटे को भुगतना पड़ा। उसका जीवन और कैरियर दोनों बर्बाद हो गए और जिन्हें वो तुच्छ जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा समझती थी, वह आसमान में चमकने वाले तारों की तरह जगमगा रहे हैं। वक्त ने मधु के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारा था। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को इतना बेइज्जत मत करो कि उसके मुंह से हाय निकल जाए।